बट एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी लाइफ में पैदा करने के लिए ऑब्वियसली आपको AIR 100 के नीचे आना होगा। आई वुड लाइक टू प्रेजेंट यू द वन रोड मैप। तो वैसे AIR 100 जो है वन डे स्टोरी नहीं है, आपके अंदर एक आग जलानी होगी पहले आपको। इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज खुल जाएगी। मैंने बोला था ना आपको, यू विल गेट द फ्लड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। हेलो एवरीबॉडी, सो वेलकम टू आवर चैनल गेट वाला। सो बेटा, गेट में तो सभी एक बढ़िया रैंक लाना चाहते हैं, बट एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी लाइफ में पैदा करने के लिए ऑब्वियसली आपको AIR 100 के नीचे आना होगा। तभी आपको गेट के थ्रू एक बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इनफैक्ट अपॉर्चुनिटी नहीं, यू विल गेट अ फ्लड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। आपको एक अच्छा एमटेक भी मिलने का मौका मिलेगा। देन यू विल गेट अपॉर्चुनिटीज फॉर PSUs, प्रीमियर PSUs, महारत्नास, जो कि सब सिविल इंजीनियर्स जाना चाहते हैं, या फिर आपको NHAI में काम करने का भी मौका मिल सकता है अगर आप AIR 100 में आ जाओ तो विद यू योर मेंटोर, your teacher, Badal Soni, ex-IAS, BTech from IIT Delhi. I would like to present you the one road map जिस पर अगर आप चलो तो आपका जो अल्टीमेट गोल AIR 100 आप अचीव कर सकते हो। तो सालों से हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, और हमारी मेंटरशिप के दौरान ही हमने नोटिस किया बहुत सारे टॉपर से मिले हैं आज तक। तो बेटा, उन टॉपर से इंटरेक्ट करके पता चला मुझे कि बेटा AIR 100 की सीक्रेट रेसिपी क्या है। तो वही सीक्रेट रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, ताकि आप भी अपना अल्टीमेट गोल दैट इज AIR 100 अचीव कर सको। देखो, सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज बता दूं, केवल ये वीडियो देखने से AIR 100 नहीं आएगा। जो वीडियो में टिप्स दिए हुए हैं, ट्रिक्स दिए हुए हैं, उनके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। अल्टीमेटली इट इज योर हार्ड वर्क that will help you reach AIR 100। तो इस चीज को ध्यान दे। वीडियो तो देखना जरूरी है ही। वीडियो के हेल्प से आपको यह पता लग जाएगा कि टॉपर्स क्या क्या करते हैं, या टॉपर बनने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे, ये सब तो मैं बताऊंगा। बट अल्टीमेटली पापड़ तो आपको ही बेलने पड़ेंगे, क्योंकि वो पापड़ तो आप ही खाने वाले हो, है कि नहीं। तो लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। लेट्स सी what is the ultimate roadmap towards achieving AIR 100। So let's start the session. Let's begin, beta. So beta, the pathway to prestige, why AIR 100 is your real target। पहले तो बेटा ये रियलाइज करो कि आपको AIR 100 क्यों चाहिए, why you need it। जब तक आपको ये नहीं पता रहेगा कि आपको वो गोल अचीव क्यों करना है, तब तक आपके अंदर वो पैशन नहीं डेवलप होगा। पहले तो पैशन होना चाहिए, तभी तो आप दिन रात मेहनत कर पाओगे उस गोल को अचीव करने के लिए। भाग मिल्खा भाग जो है फर्स्ट डे में ही जो है फास्ट रनर नहीं बन गया था। उनके अंदर एक ज्वाला भड़की, वो दिन रात प्रैक्टिस करते रहते थे, तब जाके वो भाग मिल्खा भाग बने। तो वैसे AIR 100 जो है वन डे स्टोरी नहीं है। आपके अंदर एक आग जलानी होगी पहले आपको, ताकि आप उस तरीके से मेहनत कर सको टू अचीव दैट AIR 100, है कि नहीं। तो भाई, व्हाई यू वांट टू गो अंडर AIR 100, क्यों आप AIR 100 के नीचे आना चाहते हो। भाग मिल्खा भाग को तो बेटा वो इंडिया की जो है जैकेट पहनी थी, वो ब्लेजर चाहिए था, उनकी किसी ने इंसल्ट कर दी थी, फिर वो वहीं से लग पड़े आगे। तो बेटा, आप AIR 100 क्यों आना चाहते हो। क्या आपको PSU चाहिए, क्या आपको एक जबरदस्त एमटेक की डिग्री चाहिए, क्यों आपको AIR 100 आना है। तो अपना गोल डिफाइन करो और फिर लग जाओ उसके ऊपर। इट इज अ पाथवे टू प्रेस्टीज ऑब्वियसली। तो अनलॉकिंग, अब मैं आपका गोल हेल्प कराता हूं। लेट मी हेल्प यू इन डिसाइडिंग व्हाई यू वांट टू अचीव AIR 100 अंडर AIR 100। 100 के अंदर AIR लाने से क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहला फायदा, डायरेक्ट PSU। बहुत सारे PSUs डायरेक्टली गेट के थ्रू एग्जाम लेते हैं, है ना। गेट के थ्रू जो है बहुत सारे PSUs में एंट्री हो सकती है अगर आप AIR 100 में जाओगे तो। अब देखो, हमारे सिविल इंजीनियरिंग में PSU की सीट्स बहुत लिमिटेड है थ्रू गेट। सो महारत्ना एंड नवरत्ना लाइक ONGC, IOCL, HPCL, NTPC, NHAI, ये अभी भी गेट के थ्रू लेती है। एंड इन PSUs में अगर चाहिए आपको जगह,
तो बेटा ऑब्वियसली यू विल हैव टू गो अंडर AR100, तभी आपको एक ढंग की सीट मिल पाएगी। एज अ जनरल कैटेगरी कैंडिडेट की बात चल रही है। फिर AR100 में जाओगे तो आपको मौका मिल सकता है मास्टर्स करने का। बहुत लोग मास्टर्स PhD का प्लान कर रहे हैं स्ट्रक्चर्स में। तो स्ट्रक्चर इज द मोस्ट सॉट आफ्टर ब्रांच इन सिविल इंजीनियरिंग। अगर आप किसी टॉप IIT से स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग करना चाहते हो या IISc बैंगलोर से अगर स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो बेटा आपको AR100 लाना ही पड़ेगा, क्योंकि एमटेक का खर्चा बहुत होता है। एमटेक के दौरान बहुत लोग चाहते हैं कि उनको PMRF दैट इज प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप भी मिल जाए। एक तो ये आपका रिज्यूमे का पार्ट बन जाता है बहुत जबरदस्त, और प्लस आपको एक फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मिलेगा। 80,000 मंथली विद अप टू 80,000 मंथली स्टाइपेंड मिल सकती है आपको। बात समझ में आ रही है? तो आपको मास्टर्स के साथ साथ पैसा भी मिल रहा है, तो कितनी अच्छी बात है ये। पर वो केवल टॉप 100 के लिए ही है। देन अगर आप टॉप 100 में रहोगे तो आपको इंटरनेशनल MS करने का मौका मिले। देखो अब आपको पता है कि गेट का स्कोर बहुत सारी फॉरेन यूनिवर्सिटीज इन सिंगापुर, जर्मनी, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज जैसे NTU सिंगापुर बहुत अच्छी है, NUS, these are very good universities. Then there are many top tier German universities as well. Those are considering GATE score for MS. तो वहां पर आपको फुल्ली फंडेड मास्टर प्रोग्राम का मौका भी मिल सकता है, फुल स्कॉलरशिप मिल सकती है अगर आप गेट AR100 के अंदर ले आओ तो। बेटा इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज खुल जाएगी। मैंने बोला था ना आपको, यू विल गेट द फ्लड ऑफ अपॉर्चुनिटीज अगर आप AR100 के नीचे आ जाओ तो। बेटा पार्ट 1 तो हमारा कंप्लीट हो गया, आग मैंने भड़का दी है कि नहीं। अब नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं ये AR100 कैसे अचीव किया जाए, हाउ कैन यू अचीव इट। तो बेटा सबसे पहले देखो व्हाट आर द नंबर्स रिक्वायर्ड। गेट में कितने मार्क्स लाओगे तो टॉप 100 रैंक मिलेगा। रॉ मार्क्स की बात चल रही है, टॉपर रॉ मार्क्स की बात चल रही है। तो बेटा गेट, ये स्कोर नहीं, गेट स्कोर नहीं, इट इज द मार्क्स। तो बेटा गेट 2020 जो मेरे पास गेट का डेटा आया हुआ है 2025 में देखा गया रैंक 1 91.20, 2024 में 90.75, 2023 का थोड़ा पेपर टफ आ गया था तो 83.11 मार्क्स आए थे टॉपर के, 2022 में 97.36 एंड 95.56। मतलब AR1 लाने के लिए तो 90 के ऊपर ही जाना पड़ेगा, ये मान के चलो। अब देखो रैंक 50 में आना है तो रेंज ये थी जनरली 83 से 85 के बीच में, रैंक 50 के अंदर आना है तो 81 से 84 के बीच में ले आओगे तो रैंक 50 के अंदर आ सकते थे इन 2024। तो आप देख सकते हो, तो मतलब लगभग मैं बोल सकता हूं कि अगर आप 85 के अराउंड मार्क्स ले आओ तो टॉप 50 तो कंफर्म्ड है, 85 मार्क्स को अगर टारगेट करो तो। और अगर AR100 के अंदर आना तो 80-85 के बीच में 80, 81, 82 अगर नंबर लेके आओ तो टॉप 100 रैंक में आना बहुत आसान हो जाएगा। मतलब कुल मिला के आपको 80 के ऊपर जाना है अगर आपको टॉप 100 मार्क्स लाना है, टॉप 100 रैंक में आना है तो। क्लियर है? तो वो भी मॉडरेट या इजी पेपर में। अगर डिफिकल्ट पेपर आया आपका तो फिर बेटा 70 से 75 के बीच में भी अगर आप नंबर ले आए तो ऑब्वियसली यू कैन इजीली सिक्योर AR100, है कि नहीं। अगर बहुत इजी पेपर हुआ तो ऑब्वियसली फिर मार्क्स बढ़े भी हैं, तो 85 के ऊपर चाहिए फिर आपको। तो ये बेटा जब आप गेट का पेपर अटेम्प्ट कर रहे होगे तो आप खुद, जब बहुत सारा टेस्ट सीरीज दे चुके होगे तो आप खुद पेपर को जजमेंट ले पाओगे कि वेदर द पेपर इज टफ और पेपर इज इजी। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट पार्ट 3। अब भैया ये तो मैंने बता दिया कि कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे टॉप 100 AR आने के लिए। अब वो मार्क्स लाओगे कैसे? ऑब्वियसली यू शुड हैव अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी, सब्जेक्ट प्रायोरिटी प्रॉपर होनी चाहिए, तभी आपका टॉप 100 रैंक आ सकता है। तो बेटा सब्जेक्ट वेटेज अगर देखा जाए तो बेटा सबसे बड़ा वेटेज तो मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड का 28% यहीं से, फिर जियोटेक 15%। मैं पढ़ाता हूं, आपको हर जगह मेरे लेक्चर्स दिखेंगे, यू कैन कंसल्ट विथ मी ऑल्सो। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग 12% का वेटेज लगता है, ट्रांसपोर्टेशन 11%,
10% is for fluid mechanics and rest 24% में structure, SOM, RCC, steel and others. तो बेटा आप प्रायोरिटी भी फिर इसी तरीके से रखो, है ना। आपको तो नंबर लेके आने ना, माना आपको SOM बहुत पसंद है, बट बेटा जब उसमें से वेटेज है ही नहीं इतना तो क्या करें। पढ़ा बिना SOM और फ्लूइड मैकेनिक्स को पढ़े आप सिविल इंजीनियरिंग भी नहीं पढ़ पाओगे। एक बार बेसिक सब्जेक्ट पढ़ लिया आपने SOM और FM, फिर लग जाना चाहिए जियोटेक से। और जियोटेक को पढ़ने के लिए तो SOM भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बेसिक जो आपने 11-12 में पढ़ रखा था उसी से काम हो जाता है। पर हाँ, SOM पढ़ के अगर जियोटेक पढ़ो तो और बेटर रहेगा। देन फ्लूइड मैकेनिक्स, ट्रांसपोर्टेशन, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग सीक्वेंस में आप पढ़ते चले जाओ। बट ये वेटेज के हिसाब से आपको ये सब्जेक्ट्स, आप ये सब्जेक्ट तो नहीं छोड़ सकते हो। ये 1, 2, 3, 4, 5 इनमें से तो कुछ छोड़ने की बात ही मत करना। बाकी स्टील का वेटेज बहुत कम होता है, 2 या 4 नंबर, तो प्लास्टिक एनालिसिस करके भी काम चल जाता है, ठीक है। इनमें से फिर हम लास्ट में सोचेंगे छोड़ने का, अभी तो टाइम है हमारे पास सब कुछ पढ़ने का, अभी तो कुछ छोड़ने की बात ही नहीं करना। अभी तो आपको दिमाग में ये रखना है कि आपको पूरा सिलेबस लाना है। AR 100 जो होते हैं ना बेटा, कुछ छोड़ने की बात नहीं करते, ये ध्यान रखना। अभी से अगर आप तिलमिला जाओगे तो फिर तो बेटा रैंक निकल गई हाथ से। हाई यील्ड सब्जेक्ट प्रायोरिटीज, तो जियोटेक एंड एनवायरमेंट 25 to 28 मार्क्स आ रहे हैं इसी में से, अगर दोनों पढ़ लिए। ट्रांसपोर्टेशन में से 10 से 11 नंबर आ रहे थे। मैथ्स एंड एप्टीट्यूड तो छोड़ ही नहीं सकते, 28 मार्क्स जो कि मैंने बताया आपको। द 28 मार्क्स नॉन नेगोशिएबल एज। अभी एक स्टूडेंट जब क्लास ले रहा था तो मुझे बोला कि सर मेरे 28 में से 25 मार्क्स आ रहे हैं लगातार टेस्ट में, जो हम मैथ्स और एप्टीट्यूड का टेस्ट लेते हैं उसमें से, उसके 28 में से 25 मार्क्स आ रहे। पता मैंने उसको क्या बोला, बेटा अभी भी 1-2 नंबर और बढ़ा लो तो बेटर रहे। सोचो 25 नंबर तो आराम से बच्चे ला रहे हैं मेहनत करके। जो बच्चा 25 नंबर लेके आ रहा है, हालांकि मैंने उसको मोटिवेट किया और लाने के लिए, बट उसका स्कोर भी बहुत वंडरफुल है। 28 में से 25 मार्क्स तो इधर आ गए। और मान लीजिए आपका जियोटेक और इन्वायरमेंट मिला के 28 थे, उसमें से आप 25 ले आए, तो 25, 25, 50 तो ऐसे ही पूरे कर दिए। फिर और ही तो 30 नंबर पकड़ के लाने हैं आपको, वो आप ले आओगे, फिर उसमें इतनी बड़ी बात नहीं है। तो जहां पर सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड मार्क्स हैं उनको तो बटोरना बहुत जरूरी है अगर आपको एक अच्छा स्कोर चाहिए तो। So mastering mathematics and aptitude. Mathematics needs practice. So focus heavily on calculus, linear algebra, probability, numerical methods and standard quantitative reasoning patterns. Keep formula notebooks strictly updated. Proper notebook होनी चाहिए आपकी, और रोजाना प्रैक्टिस करो। आधा 1 घंटा रोज मैथ्स को दो। मैथ्स एंड एप्टीट्यूड एक दिन 3-4 दिन मैथ्स कर लिया, 1-2 दिन एप्टीट्यूड कर लिया। हर रोज आधा 1 घंटा कोई भी टाइम निकाल के मैथ्स को प्रैक्टिस करते चले जाओ तो बेटर रहेगा। और मैथ्स आपकी स्ट्रांग रहेगी तो इंजीनियरिंग में पकड़ भी अच्छी रहेगी, ऑब्वियस है। द क्रोनोलॉजिकल ब्लूप्रिंट। अब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो लगभग हम जो जून में खड़े हैं, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मैंने 7 महीने ही गिने क्योंकि फरवरी में तो टेस्ट ही है आपका। तो लगभग आपका 7 महीना ही बाकी है, अभी भी टाइम नहीं बीता है। 7 महीने में भी प्रिपरेशन हो सकती है। उसकी ब्लूप्रिंट मैं बताता हूं, देखो क्या है। अब 1 से 3 महीने तो फाउंडेशन बिल्टअप करो, उसमें कवर हाई वेटेज, दैट इज जियोटेक, एनवायरमेंट, मैथ्स एंड सॉम। तो बेटा मैथ्स और सॉम पहले कर लो, फिर जियोटेक एंड एनवायरमेंट। इसको कर लिया तो देखो कितना काम हो गया, 50 ये, और सॉम कर लिया, सॉम से बेस भी बन गया मेरा, 4-5 नंबर सॉम से भी आएंगे, 55 नंबर का तो काम हो गया, आपने कर लिया 1 से 3 महीने के अंदर ही। कितना अच्छा लीड मिल गया आपको, देखो कितना आसान लगेगा आपको, इतना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं, सिस्टमैटिकली। और तीसरे महीने तक हो सकते हैं जियोटेक, एनवायरमेंट, मैथ, सॉम आप 3 महीने तक कर सकते हो। मैं जो चीज बता रहा हूं ना वो डुएबल टास्क है, कोई तमीज से सोचे, मैंने कोई ऐसे बड़ी बातें नहीं कर दी। फिर बाकी के 2 महीने में सेकेंडरी कोर सब्जेक्ट्स लाइक ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, फ्लूइड मैकेनिक्स, सर्वेइंग, आरसीसी वो करो। और सब्जेक्ट प्रिपरेशन का मतलब यू विल हैव टू प्रैक्टिस ईएससी एज वेल एज गेट मार्क्स, गेट पीवाईक्यूज, क्लियर है। फिर 5th and 6th मंथ्स में आपका रिवीजन फुल फ्लेजेड चालू हो जाएगा। यहां तक लगभग आपने
4th मंथ तक लगभग 70-80% सिलेबस कंप्लीट कर लिया। कुछ एक सब्जेक्ट हो सकता है रह जाए, वो यहाँ कंप्लीट करेंगे 5th एंड 6th मंथ में। एंड मैक्सिमम टाइम वी विल स्पेंड ऑन रिविजन। 2 या 3 रिविजन के बाद आप एक फॉर्मूला बुक या शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। तुरंत पढ़ते ही शॉर्ट नोट्स मत बनाओ, रिवीजन होने के बाद अच्छे से शॉर्ट नोट्स बनाओ। सब्जेक्ट कंप्लीशन का मतलब ये होता है कि आपका डीपीपी हो जाए, आप एक कोई भी जो प्रैक्टिस करते हैं वो प्रैक्टिस शीट का हो जाए आपकी, हम उसको डीपीपी बोल रहे हैं। पीवाईक्यू कर लो आप। हमने गेट वाला ने बहुत सारे अभ्यास बुक्स बनाई है, वर्क बुक्स, वो कर लो तो और बेटर रहेगा। प्लस पीवाईक्यू ऑफ गेट एज वेल एज सीएससी कर लो, मोर देन इनफ। यही बस बार बार रिपीट करना है आपको, रिवीजन के दौरान भी यही करना है। और जब आप 2 या 3 बार रिवीजन करके जब आप शॉर्ट नोट्स बनाते हो तो शॉर्ट नोट्स बड़ी जबरदस्त बनते हैं। आप शॉर्ट नोट्स में इंपॉर्टेंट चीजें लिखते हो जो आपसे भूल होती है या जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीजें। सो 2 या 3 रिवीजन के बाद ही शॉर्ट नोट्स पे काम करना, उससे पहले शॉर्ट नोट्स पे काम करने की कोई जरूरत नहीं। इट इज अटर वेस्टेज ऑफ टाइम। 7th मंथ दैट इज द लास्ट मंथ। देखो 6 मंथ की एंडिंग से ही आप टेस्ट सीरीज पे फोकस थोड़ा थोड़ा करना स्टार्ट कर दोगे, टॉपिक वाइज टेस्ट वगैरह। जब रिवीजन कर रहे हो तो उस समय टॉपिक वाइज टेस्ट वगैरह तो देना चालू कर ही देना है। एंड लास्ट मंथ में वी विल वर्क मोर ऑन द फुल लेंथ टेस्ट। और टेस्ट देने का मतलब ये नहीं कि बस टेस्ट दे के हट गए। 3 घंटे का टेस्ट, उसके बाद 2 से 3 घंटे उसके एनालिसिस में भी जाते हैं। और चेक करो भाई मिस्टेक्स वगैरह कहाँ कर रहे हो, अपना एक एरर बुक वगैरह मेंटेन करो, वो सभी बताऊंगा। तो ये हमारा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। 3rd मंथ, 1 से 3 मंथ में हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए, फाउंडेशन बिल्ड हो गया प्रिपरेशन का, एक स्पीड भी बन गई। फिर बाकी के 2 महीने में जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं उन पे फोकस किया हमने। तो यहां तक आते आते 70 से 80% सिलेबस कंप्लीट हो गया। 5th 6th मंथ में जो टॉपिक छोटे मोटे छूट गए हैं उनको पढ़ेंगे, प्लस रिवीजन के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे इन 2 महीने। और लास्ट मंथ में जो फुल टेस्ट देने हैं वो सब खत्म करके प्रिपरेशन के लिए रेडी। एंड your AR 100 is also target can then be achieved। मॉक टेस्ट परफॉर्मेंस की अगर बात करूं तो जब आप टॉपिक वाइज टेस्ट दे रहे हो तो कम से कम 90 to 95% एक्यूरेसी होनी चाहिए। दिस शुड बी योर एक्यूरेसी। अगर आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे रहे हो, ये तो टॉपिक वाइज टेस्ट था क्योंकि टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस आ रहे, तो इतनी एक्यूरेसी आनी चाहिए आपकी। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे रहे हो तो आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 85 to 90% एक्यूरेसी है, क्योंकि पूरे सब्जेक्ट का टेस्ट है, कुछ टफ क्वेश्चंस भी होंगे। मल्टी सब्जेक्ट टेस्ट जब दे रहे हो तो कोशिश करना आपको यहां पे भी 80 से 85% एक्यूरेसी पे काम कर रहे हो आप। हाँ, मतलब जितना आप अटेम्प्ट कर रहे हो उतने नंबर आ रहे हैं। हाँ, 80 से 85% मार्क्स ला रहे हो, या एक्यूरेसी की जगह ना बेटा मैं इसको मार्क्स बोल देता हूं, बेटर रहेगा ये आप। क्योंकि बेटा देखो अब जो मॉक टेस्ट होंगे ना उसमें कुछ टफ क्वेश्चन भी देते हैं, इतना इजी क्वेश्चन तो दूंगा नहीं मैं आपको। एंड जो फुल लेंथ टेस्ट होंगे जिसमें मैथ्स वैथ सब प्रिपेयर कर ले, तो कम से कम आप देखो जितना ज्यादा अचीव कर पाओ, वो थोड़े से देखो इजी और हार्ड क्वेश्चन मिला के 80 to 90% मार्क्स आप रेगुलरली अगर लेके आने लग जाओ फुल लेंथ मॉक टेस्ट में, काम चल जाएगा। मल्टी सब्जेक्ट टेस्ट तक जब आप हमारी टेस्ट सीरीज फॉलो करोगे ना तो उसमें हमने टॉपिक वाइज टेस्ट भी रखे हैं, सब्जेक्ट टेस्ट भी रखे हैं, मल्टी सब्जेक्ट टेस्ट भी रखे हैं। मल्टी सब्जेक्ट टेस्ट में हम 1 या 2 सब्जेक्ट मिक्स करते हैं, तो यहां पर थोड़ा ना हमने जानबूझ के क्वेश्चन टफ रख रखे। फुल लेंथ टेस्ट में आप देखोगे टफनेस वेरी करेगा, कुछ टेस्ट हो सकता है ज्यादा टफ हो, कुछ टेस्ट थोड़े कम टफ हो। तो अकॉर्डिंगली 80 से 90% मार्क्स अगर आप लगातार फुल लेंथ टेस्ट में अचीव कर रहे हो, सेफली आप जो पार लग जाओगे। तो मुझे बताने की या करने की कुछ जरूरत नहीं है, आपका टॉप 100 AR जो है फिक्स कर चुके आप अपनी जगह। डेली प्रिपेयर एंड स्टडी मैकेनिक्स, अ डेली रिवीजन लूप शुड बी देयर। 45-50 मिनट रोज रिवीजन को दो। जब आपका फाउंडेशन स्टेज बिल्टअप हो जाए उसके बाद आपको रिवीजन करना चाहिए पुराने टॉपिक्स का। वर्चुअल कैलकुलेटर को अडेप्ट करना सीखो, अपने प्रिपरेशन के दौरान ही नॉर्मल कैलकुलेटर नहीं यूज करके अपने फोन में ही ऐप डाउनलोड कर लो वर्चुअल कैलकुलेटर का, ज्यादा से ज्यादा वर्चुअल कैलकुलेटर यूज करो, बेटर रहेगा। मेंटेन एन एरर बुक, जो कि मैं बोल रहा था, जब आप टेस्ट सीरीज देने के बाद जहां जहां आपने एनालिसिस में देखा जो एरर्स हो रही वो एरर लिखो, और अपने शॉर्ट नोट्स को भी अपडेट करो। टेस्ट सीरीज देते दौरान हो सकता है कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स मिले जो आपकी नोटबुक में नहीं है, जो आपके नोट्स में नहीं है, तो उसको आप इनकॉर्पोरेट करो वहां पे।
सॉल्व 30 इयर्स तो ज्यादा हो जाएगा, आप 20 साल तक के भी कर लो तो जितना ज्यादा सॉल्व करो उतना बढ़िया है। अभी टाइम है 30 इयर्स तक जा सकते हो, बट हाँ 20 साल तक के अगर पीवाईक्यू कर लो तो मोर देन इनफ है वैसे। ठीक है। टेस्ट एंड एरर मिनिमाइजेशन, एलिमिनेट सिली मिस्टेक्स। ये सिली मिस्टेक्स ही आपका जो है रैंक खा जाती है एग्जाम में। नॉलेज हो जाएगा आपको 7वें महीने में, याद रखना, बट अगर आप एग्जाम वाले दिन सिली मिस्टेक्स बहुत ज्यादा कर रहे हो तो दिक्कत है। तो ट्रैक एवरी टेस्ट सीरीज दैट यू आर गिविंग। हाँ, तो बेटा अब केवल पढ़ने से काम नहीं चलेगा, अपना टेस्ट सीरीज में आपको एनालिसिस भी करना है, मिस्टेक्स कहां करते हैं और उनको अवॉइड करना सीखना है। ठीक है ना। ट्रीट एवरी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज एज द गेट फाइनल टेस्ट ओनली। ट्रैक योर टाइम बजट, स्पेंड नो मोर देन 3 मिनट्स ऑन 2 मार्क्स क्वेश्चन। आपको पता ही ना 65 क्वेश्चन आने हैं और 3 घंटे होंगे आपके पास में, 65 क्वेश्चन 3 आवर्स। तो वैसे भी किसी भी क्वेश्चन को आप 3 मिनट से ज्यादा दे रहे हो तो गड़बड़ ही है। और लास्ट में कुछ टाइम रहना भी चाहिए ना हमारे हाथ में, ताकि हम उसको इम्प्रोवाइज कर सके पेपर। तो जो भी आप टेस्ट दे रहे हो ना उसको फाइनल गेट पेपर दे के ही ट्रीट करो, तभी आप सीरियसली अपनी वीकनेस अपनी स्ट्रेंथ को एनालाइज कर पाओगे। नेक्स्ट इज एमएसक्यू प्लस एमसीक्यू प्लस एनईटी। इस टाइप से रिस्क फैक्टर है हमारा। देखो एमसीक्यू में नेगेटिव मार्क्स होते हैं, ठीक है ना, तो इसमें अगर आप मिस्टेक करके आ रहे हो नंबर भी गए और नेगेटिव मार्क्स भी लगेंगे। तो डू नॉट ब्लाइंड गैस हियर, ब्लाइंड गैस करना बहुत घातक होगा। ठीक है ना। एक्यूरेसी यहाँ पे 90% से ज्यादा होनी चाहिए, 0 टॉलरेंस होना चाहिए यहाँ पे। एमएसक्यू रिस्क फैक्टर 0 है क्योंकि यहाँ पे कोई जो है हमारा नेगेटिव मार्क नहीं होता, एंड नो पार्शियल मार्किंग इज अलाउड। और ये सबसे टफ होते हैं एमएसक्यू क्योंकि मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन है। इवेल्युएट ऑल ऑप्शंस एज इंडिपेंडेंट ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट। तो बेटा एक में 4 क्वेश्चन है एक्चुअली, क्योंकि आपको हर ऑप्शन को अच्छे से स्टडी करना जरूरी है। तो यहां पर जब आप एमएसक्यू एग्जाम में जब आप एमएसक्यू एग्जाम में अटेम्प्ट करोगे आपकी ऑटोमेटिक थोड़ी स्पीड स्लो हो जाती है, वहां पे उपाय नहीं है, पर 3 मिनट से ज्यादा नहीं देना उसको। एनईटी अगेन यहां पर भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, पर आपको यूनिट्स डबल चेक करने चाहिए। जो मिस्टेक्स हमने देखी है जनरली कि एग्जाम में लिखा है 2 डेसिमल प्लेस तक देना है, 1 डेसिमल प्लेस तक देना है। मान लो अगर आप एग्जाम में बोला गया 1 डेसिमल प्लेस तक आंसर, आपका इंटीजर ही आ रहा है, तब भी आप 24.0 वो इंटीजर 0.0 लिख के आना चाहिए, बेटर रहेगा। तो ये देख लेना एग्जाम वाले दिन 1 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस, 3 डेसिमल प्लेस, यूनिट्स देख लेना। बोर्ड पूछा गया न्यूटन में, आप किलो न्यूटन में आंसर दे रहे हो, तो ये एक मिस्टेक्स है जो एनईटी टाइप क्वेश्चन में आप कॉमनली करके आते हो, तो ये डबल चेक ऑन दिस। ठीक है ना। सॉल्व ऑन पेपर फर्स्ट, टाइप वैल्यूज विद प्रिसीजन। तो पहले पेपर में अच्छे से वैल्यू को ले आओ और फिर उसको कंप्यूटर में टाइप करो। बहुत लोग क्या करते हैं ना, सॉल्व करते करते कंप्यूटर में फटाफट टाइप करने के चक्कर में चले जाते हैं, उसमें ही एरर सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, डबल चेक करना है वहां पे आपको। बाकी AR100 लाना कोई इंपॉसिबल टास्क नहीं है और इसके लिए कोई सुपीरियर IQ नहीं चाहिए। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो बट मेहनती हो, जो मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स सिखाई उस पर काम करोगे, AR100 लाना बहुत ईजी है, बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। ऐसा नहीं है कि ये वीडियो देख के अभी 1 महीना तो अपनी तैयारी की, उसके बाद फिर इधर उधर फिसड्डी हो गए, काम नहीं चलेगा। तो एक बुलेट प्रूफ अगर एग्जाम डे टेम्परमेंट डेवलप करना है तो यू विल हैव टू प्रिपेयर कंसिस्टेंटली, और जितना कंसिस्टेंट रहोगे उतना इंच बाय इंच आप अपने गोल के पास पहुंचते चले जाओगे। क्लियर। तो AR100 लाना है और अपनी ड्रीम PSU में एंटर करना है, या एक टॉप IIT से MTech करना है विद PMRF, या फिर फॉरेन में जाके हमें एक फंडेड MS करना है। जो भी आपका सपना हो उसको साकार करना है और उसके लिए हमें लगे रहना है। बाकी आपकी हेल्प करने के लिए बेटा मेरा ये टेलीग्राम चैनल भी है, यू कैन गो एंड ज्वाइन इट, आई एम ऑलवेज अवेलेबल देयर। आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो, अपनी स्ट्रेटजीज वगैरह डिस्कस कर सकते हो, वी कैन प्लान इट अकॉर्डिंगली। बाकी हमारा सिविल इंजीनियरिंग का चैनल है, ये हमारा जनरल चैनल है जहां पर आपको रेगुलर बाकी के एग्जाम्स के भी नोटिफिकेशन लगातार मिलते चले जाएंगे। बाकी के भी ब्रांचेस के अलग अलग चैनल्स है, यू कैन join. Okay, so all the very best everybody, see you in the next year under top AR100, और मौका मिलेगा फिर आपके साथ भी एक जबरदस्त इंटरव्यू लेने का। बाय बाय, टेक केयर।